हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। पिछले लेक्चर में हमने रॉक्स से अपना नए यूनिट की शुरुआत करी थी और उस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट कैटेगरी है पेरेंट रॉक, जहाँ से रॉक का एक तरीके से बर्थ होता है, इग्नियस रॉक, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, प्राइमरी रॉक भी उसे हम बोलते हैं, प्राइमरी रॉक या फिर पेरेंट रॉक या फिर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक लावा से, मॉल्टन मैग्मा से फॉर्म होती है और वो एक हमारी बेसिक पेरेंट रॉक है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट रॉक तो बन गई है, तो इसके बाद अब सेडिमेंट्री रॉक उससे कैसे फॉर्म होगी ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। शुरू करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो पढ़ना ये ज़रूरी है, जो इसका एक तरीके से की पॉइंट है सेडिमेंट्री या डेट्रिटल रॉक्स का, वो ये है कि इसमें लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब लिथिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? लिथिफिकेशन मीन्स रिलैक्शन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स। अब देखिए, होगा कुछ ऐसा कि ऑलरेडी एक पेरेंट रॉक हमारी बन चुकी थी जो कि इग्नियस रॉक से फॉर्म हुई थी, पर क्या वो रॉक हमेशा वैसे ही रहने वाली है? नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर्स से अभी तक जो भी मिलियंस ऑफ ईयर पहले के बने हुए अरावली रेंजेस हैं, पहले ऐसे नहीं थी। अरावली को भी बोला जाता है कि अरावली जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एक वक्त पे आज जो हिमालय की हाइट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, काफ़ी हाई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, उसमें इरोजन हुआ, है ना, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ। जो भी नेचुरल फैक्टर्स थे, एयर, वाटर, विंड, उन्होंने उसको एक तरीके से इरोड कर दिया और इस वजह से आज वो काफ़ी ज़्यादा कम हाइट पर आ चुका है। उसी तरीके से अब ये होता कैसे है? होता कुछ ऐसे है कि जो भी कोई रॉक होगी, दिन में जब उसमें धूप आएगी, दिन में पानी होगा, है ना, वो एक तरीके से धूप में सनरेज की वजह से एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। फिर रात को जब ठंड हो जाती है तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अब ये इतना वैसा प्रोसेस नहीं है कि हमें ये बेयर आइज से विजिबल हो, लेकिन उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मिनरल्स जो भी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। और ये एक बार नहीं होता है। अगर आप ऐसे एज्यूम करेंगे तो ये मिलियंस ऑफ टाइम्स हो रहा है। जब ये मिलियंस ऑफ टाइम्स होगा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसके अलावा नेचुरल फैक्टर्स इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उसमें क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, जैसा आप इस फिगर में एक तरीके से देख सकते हैं। बार बार हीट को कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग की वजह से उसमें क्या होगी, एक तरीके से वेदरिंग होगी। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग और इरोजन में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। वेदरिंग हुआ कि उसमें ब्रेक्स आ गए, फॉल्ट्स आ गए, इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं क्रैक्स, इसे हम वेदरिंग बोलेंगे। और उसका अपनी जगह से उखड़ के ही मूव हो जाना। एक तो हुआ कि वो अभी टूटी है लेकिन अपनी ही जगह पर है, और दूसरा है कि ये टूट के अब इरोड हो गई है फर्दर एक्शन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। तो अगर मैं आपको दोबारा इस चीज़ को समझाऊँ तो ये कुछ ऐसा है कि ये शुरू में शायद कुछ बिना क्रैक का एक बड़ी चट्टान, एक बड़ी रॉक रही होगी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेस आए, सीजन्स में चेंजेस आए, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, तो उससे हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इसमें ब्रेक्स यानी फॉल्ट्स डेवलप होना शुरू हुए। और जो बचा कुचा काम था उसको अपनी जगह से इरोड करने का, वो किसने कर दिया? वो कर दिया हमारे नेचुरल फैक्टर्स ने, जैसे कि विंड, एयर, है ना, जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, यानी इसके अलावा आपके वाटर हो गया, रनिंग वाटर, इन चीज़ों की वजह से उसकी क्या हो गई, अब इरोड हो गया वो अपनी जगह से। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन तो खैर आपका सिंपल वो था जो उसका कॉम्पैक्शन और रिलैक्सेशन है। ओके, इसे रिलैक्सेशन को आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन भी। ओके, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। लिथिफिकेशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सेडिमेंट्री रॉक से तो लिथिफिकेशन मेंशन करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस टॉपिक में हो जाता है। अब इस लिथिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से
ये क्या होगा, लेयर्ड होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा उसके बाद कहीं और इरोड होके किसी और चीज़ के साथ मिक्स होगा, तो हमें परतें भी इसमें दिखाई देंगी, अलग अलग परतें दिख सकती हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये है कि जो सेडिमेंट्स होंगे वो रिजल्ट होंगे डेन्यूडेशन का। अब डेन्यूडेशन क्या है? डेन्यूडेशन एक टर्म है जो कंबाइंड एक्सप्लेन करता है दो फिनोमेना को, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन दोनों को ही कौन डिफाइन करता है? डेन्यूडेशन डिफाइन करता है। अब ठीक है, वेदरिंग इरोजन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे डेन्यूडेशन के प्रोसेस से। डेन्यूडेशन में क्या आ जाता है? वेदरिंग प्लस इरोजन। वेदरिंग मीन्स ब्रेक होना अपनी जगह पर, और इरोजन मीन्स उस जगह से नेचुरल फैक्टर्स के कारण उस जगह से मूव कर जाना, डिस्प्लेस कर जाना। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ओवर 75% है अर्थ के क्रस्ट में, बट वॉल्यूमेट्रिकली ऑक्यूपाई 5% ऑफ कंटेंट ओनली। देखिए, अब अगर हम क्रस्ट की बात करें, अगर हम सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सिर्फ जो ऊपरी सतह है हमारी, उसका 75% जो पोर्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी शॉकिंग बात होगी। ये समझना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेसिक है कि जितनी भी रॉक्स फॉर्म हुई, अगर वो क्रिस्टल लेयर पर होंगी तो उसके ऊपर ये सभी जितने भी फैक्टर्स होंगे, विंड और आपके वाटर, ग्लेशियर्स, ये सब तो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे ही। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ही फॉर्म होंगी एक तरीके से, इसलिए हमें क्रस्ट पर ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स देखने मिलती हैं। बट अगर वॉल्यूमेट्रिकली देखें, यानी पूरे अगर अर्थ में देखें वॉल्यूमेट्रिकली, तो पूरे अर्थ में सिर्फ 5% ही है, क्योंकि अर्थ में जो मेजर पोर्शन उसके कोर में है, मेंटल में है, वहाँ पर क्या है, या तो लिक्विड फॉर्म में है मोल्टन, या तो फिर क्या है, अगर वो सॉलिडिफाई भी हो गया है तो उसे हम इग्नियस रॉक का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इरोजन इस तरीके की एक्टिविटीज़ अभी देखने नहीं मिल रही हैं। या तो हम उसे इग्नियस का नाम दे देंगे, या फिर हम उसे मेटामॉर्फिक का नाम भी दे सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। आइस डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड टिलाइट। अब टिलाइट के डिपॉजिट्स हमने नाम सुना होगा। टिलाइट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब सेडिमेंट्री रॉक्स एक जगह से फ्लो करके आती हैं, एरोड होके आती हैं, किसके इम्पैक्ट की वजह से? आइस के इम्पैक्ट की वजह से। आइस उसे एरोड कर देता है और एक दूसरी जगह पर पहुंचा देता है उसे, हम जो कि हमें ज़्यादातर आपके नॉर्दर्न जितने भी पोर्शन हैं, यानी आपका जो उत्तराखंड से निकलती हुई या फिर गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो एक तरीके से टिलाइट हो गए। और जो विंड डिपॉजिटेड होते हैं, यानी विंड जिन्हें अपने साथ फ्लो करवा के लाता है, उन्हें हम लॉइस बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के मोड ऑफ फॉर्मेशन भी फर्दर जो हैं, 3 तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। या तो वो मैकेनिकली या फिजिकली हो सकती हैं, या ऑर्गेनिकली हो सकती हैं, या फिर केमिकली हो सकती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मैकेनिकली के सैंडस्टोन, कॉग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल एंड लोएस। सिमिलरली ऑर्गेनिक में आ जाते हैं कोल, जैसे अभी मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगी कि ये तीनों क्या हैं। और केमिकली में आ जाता है आपका लाइमस्टोन, हैलाइट एंड पोटाश। तो फर्स्ट इसके कैटेगराइजेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है मैकेनिकली फॉर्म्ड। नाम से ही समझ में आता है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो फिज़िकल एक्शंस के कारण फॉर्म हुई हैं, जो फिज़िकल एजेंट्स के द्वारा फॉर्म हुई हैं, जैसे आइस, विंड, ओशन करेंट्स, वाटर, विंड, ओशन करेंट्स एंड आइस। यहाँ पर इन डायग्राम से भी आपको देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर क्या दिख रहा है हमें? वेदरिंग और इरोजन ही होता हुआ इनमें दिख रहा है। मैकेनिकल वेदरिंग यानी एक तरीके से वो डेन्यूडेशन का प्रोसेस हमें इसमें दिख रहा है, लिथिफिकेशन हमें इसमें देखने मिल रहा है। जो सेकेंड हमारी कैटेगराइजेशन है वो है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जनरली होता क्या है कि जब भी हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है, और जब पानी आ रहा है तो पानी लेकर के आता है कई बार मिनरल्स, एवेपोरेट होते हैं। एवेपोरेट होने के बाद जैसे अगर उसमें मिनरल्स हैं, सॉल्ट होंगे, तो एवेपोरेट होने के बाद वो इस तरीके के जो हैं राइज देते हैं। किसको? इस तरीके के जो आपको सॉल्ट के दिख रहे होंगे, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। केमिकली फॉर्म्ड है, यानी केमिकल का कंपोजिशन हमें इसमें दिख रहा है, मिनरल्स का कंपोजिशन दिख रहा है, एवेपोरेशन हुआ इनका। कहाँ एवेपोरेशन हुआ? सॉल्ट लेक्स के आसपास, या स्प्रिंग्स, जहाँ स्प्रिंग्स या गीजर्स निकल रहे हैं वहाँ पर, है ना। और
दो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर, एक है स्टेलेक्टाइट यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है स्टेलेक्टाइट, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं ये क्या है, स्टेलेग्माइट। तो ये केमिकल या फिर मिनरली फॉर्म्ड हैं। ओके, थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ऑर्गेनिक नाम से ही समझ में आता है कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड ये है, तो बिल्कुल सही आप डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि जब सेडिमेंट्स फ्लो करते हुए आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने साथ और उनके साथ और ना जुड़ें, और अदर जो भी सेडिमेंट्स हैं वो भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तभी हमने बोला कि भाई एक तरीके का सेडिमेंट आ रहा था, उसके साथ एक दूसरे तरीके का अटैच हो गया, है ना। जैसा मैं आपको अपने इंट्रोडक्टरी जो ये स्लाइड है इसमें दिखाती हूँ कि ये जो रॉक है ये आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का नहीं है, इसमें आप हमें बहुत वेरियस अलग अलग तरीके के छोटे छोटे रॉक्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये जैसे फ्लो करता हुआ आया जुड़ता गया कई बार, है ना। इरोजन वेदरिंग के अलावा कई बार ये ऐसे मिक्सचर भी फॉर्म हो जाता है, लेयर्स या स्ट्रेटिफाइड, है ना, लेयर्ड या स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जब वो फ्लो करते हुए आएंगे तो जो रिमेन्स होंगे या डेड रिमेन्स होंगे प्लांट्स के, एनिमल्स के, है ना, जो ज़मीन के नीचे धंसे हुए होंगे या ऊपरी सतह पर होंगे, वो भी उनके साथ जुड़ जाएं। या अगर वो जो रॉक है वो ज़मीन के नीचे धंस गई है तो अंडर हाई हीट या प्रेशर वो उनके साथ ऐसे लेयर्स जैसी फॉर्म कर लें, है ना। अगर ये रॉक थी सेडिमेंट्री रॉक और ये एक जगह आई और उसके बाद क्रिस्टल लेयर के नीचे धंस रही है, तो अब यहाँ पे कोई हो सकता है डेड रिमेन हो, है ना, या प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ही हो सकता है इसके साथ ऐसे एक इसके साथ ऊपर इसके ऐसे लेयर जैसी फॉर्म कर ले। तो ये इस तरीके की जब लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं तो अब ये एक तरीके से ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी इसके साथ जुड़ चुका है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। कोल और लाइमस्टोन हम बोलते हैं ना, कोल में फॉसिल का कंपोजिशन काफ़ी होता है, तो कोल और लाइमस्टोन इसके वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना ज़रूरी है। पॉइंट्स ये हैं कि हमें याद रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें हमेशा लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि अपनी जगह से फ़्लो करेंगे, कहीं पर जो है फॉसिल्स के कांटेक्ट में भी आएंगे, फॉसिल्स काफ़ी मिल सकते हैं, फॉसिल्स के साथ लेयर फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा हमें इनकी दूसरा पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इनकी हार्डनेस क्या होगी, काफ़ी कम होगी। अब देखिए हमने यहाँ पे समझा कि यहाँ हमें लेयर देखने को मिलेंगी, बट साथ के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हुए चलें इग्नियस रॉक से भी इसका, तो क्या हमें इग्नियस रॉक में कोई लेयर देखने मिलती है? नहीं, इग्नियस रॉक में हमें लेयर्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक तो एक ही जगह फॉर्म हुई है, और एक जगह फॉर्म हुई है उसके बाद उसकी कूलिंग हुई है और उसने ऐसा डेन्यूडेशन या फिर उसने लिथिफिकेशन का प्रोसेस एक्सपीरियंस नहीं किया है, इस वजह से हमें उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलेगा। बट सेडिमेंट्री में हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि जो इग्नियस रॉक हैं उनकी हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है ना। हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच मिनरल्स होते हैं। बट इनकी जो है हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस कम होती है। किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स की हार्डनेस क्या होती है, कम होती है। इसी के साथ इनके अंदर मेटालिक मिनरल्स भी, वही रीज़न आ जाता है। हार्डनेस कम होने का रीज़न क्या है, इनके अंदर मेटालिक मिनरल्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में हार्डनेस भी कम है, मेटालिक मिनरल्स का कॉम्पोजिशन भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वेदरिंग इरोजन के प्रोसेस से होकर आते हैं, तो उसमें मेटालिक मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। जबकि ये दोनों ही पॉइंट्स रिवर्स हो जाते हैं इन द केस ऑफ इग्नियस रॉक्स। देन थर्ड जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि इग्नियस रॉक के अंदर फॉसिल्स के रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं। इग्नियस के अंदर फॉसिल रिमेन्स हमें क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इग्नियस फॉर्म हो रही है हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में तो वैसे भी फॉसिल्स कुछ बचेंगे नहीं, तो हमें वहाँ फॉसिल्स देखने नहीं मिलते हैं ज़्यादा। हमें सिर्फ लावा का कंपोजिशन मिलता है, उसमें सिलिका का, जो मैंने आपको समझाया था, सिलिका का, आयरन ओर्स का, लेकिन उसमें हमें फॉसिल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जबकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें बन जाता है कि हमें
सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलने को दिखते हैं। दे आर फॉसिलिफेरस, इसलिए वो फॉसिलिफेरस के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि उसमें फॉसिल्स होते हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया था अभी जस्ट ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसके बाद जो होता है ये जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक मतलब जब ये फॉर्म हो गई हैं ऑलरेडी फॉर्म होने के बाद ये ऊपरी सतह पर हैं, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स सब वर्क कर रहे हैं ना, नेचुरल जो भी फैक्टर्स इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो सभी क्या हैं, एक्सोजेनिक हैं। तो वो उसके स्ट्रक्चर में एक तरीके से चेंज लेके आ रहे हैं। इनके एग्जांपल्स भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर दिखाए थे तीनों के, दिस वन, दीज आप याद कर लीजिएगा किसके कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने क्लासिफिकेशन समझाए हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जो भी इन डेप्थ समझाया है आपको समझ आ गया होगा अब तक, ठीक है। अगर हाँ तो हम चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पर, जो है स्प्रेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इस स्लाइड में हमें बेसिकली जो भी हम अपनी तैयारी के दौरान पढ़ते हैं उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वर्क जो करना है वो अपने कंट्री में करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में किस तरीके से किस चीज़ का किस तरीके से कंपोजिशन है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक आप काम ये कर सकते हैं कि उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देकर थोड़ा ये रिलेट करें कि इंडिया में वो चीज़ किस तरीके से है। ओके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आजकल क्या चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स, अगर उसमें कुछ हैं ऐसे जो काफ़ी हाईलाइट में है, तो आप उसके बारे में रीड कर सकते हैं। तो स्प्रेड जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का, जो कि एक बहुत कॉमन बात हो जाती है कि मेन हमारी जो रिवर है गंगा रिवर, जैसे जैसे वो फ्लो करके आएगी, है ना, जैसे जैसे वो फ्लो करके आएगी तो वो अपने साथ लेकर के आएगी, है ना, अपने साथ जो भी डिपॉजिट्स हैं वो लेकर के आएगी, रॉक्स लेकर के आएगी, फर्दर इरोड जहाँ से भी वो इरोड करते हुए लाएगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि गंगोत्री यमुनोत्री से जो भी ग्लेशियर्स हैं वो इरोड करेंगे, एक तरीके से वहाँ पे डेन्यूडेशन होगा। तो एलुवियल डिपॉजिट्स होंगे, कहाँ होंगे एलुवियल डिपॉजिट्स? इंडो गंगेटिक प्लेन में और कोस्टल प्लेन्स में हमें सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री एक्यूमुलेशन यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का कलेक्शन सबसे ज़्यादा इंडो गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेगा। वो जनरली कंटेन करते हैं लोम एंड क्ले। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ हिमालयाज़, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर भी हमें काफ़ी जो है वैराइटीज़ ऑफ सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। ग्रेट विंध्या लैंड इन सेंट्रल इंडिया कंसिस्ट ऑफ सैंडस्टोन्स। विंध्या रेंजेस जो हैं, विंध्या हाईलैंड जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन हमें वहाँ पर मिलेंगे। ऊपर लोम एंड क्ले इंडो गंगेटिक में और कोस्टल प्लेन्स में, और यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सैंडस्टोन हमें कहाँ मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, हिमालयाज़, आंध्र प्रदेश एंड बिहार एंड उड़ीसा। देन कोल डिपॉजिट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो हमें दामोदर, महानदी, गोदावरी एंड इन द गोंडवाना सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। यहाँ हमें मेन कोल, इंडिया में कोल हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये भी एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, दामोदर, महानदी एंड गोदावरी रिवर उसका सेडिमेंट एक तरीके से डिपॉजिट करती है। तो मेरे मानना है कि अगर आप 2 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आप इस पर एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करती हूँ ये छोटा ही टॉपिक था सेडिमेंट्री रॉक्स, बट ज़रूरी है समझना तीनों कैटेगरीज ऑफ रॉक्स, इसलिए मैं तीनों को अलग अलग लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक कर सकते हैं, आप इन जो स्लाइड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपने नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।